कल का हम लोग का लास्ट क्या हुआ था? कल वाला लास्ट का क्लास क्या था कि जो सोना होता है एयू और जो एजी होता है चांदी, कॉपर और पीबी जो शीशा होता है वह जल के साथ में अभिक्रिया नहीं करते हैं ना। और बताते हैं कोई भी अगर धातु अम्ल के साथ में अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? लवण। और जैसे कि कल का क्लास हम लोग का लास्ट हुआ था कि कोई भी धातु अगर अम्ल के साथ में तनु अम्ल के साथ में अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? क्या बनाता है? लवण और लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। हाइड्रोजन एक प्रकार का गैस है ना। हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है? H। इसको फार्मूला में कैसे लिखा जाता है? H2। ऑक्सीजन का संकेत क्या होता है? इसको फार्मूला के टाइप में कैसे लिखा जाता है? O2। पता क्यों? दो अणु हमेशा इसके साथ में रहता है। इसके भी दो अणु हमेशा साथ में रहते हैं। जैसे देखो बाल बच्चा के साथ में हमेशा माँ बाप रहते हैं ना, सेम वैसी कंडीशन है कि दो अणु इसके हमेशा साथ में चलता है। तो कल हम लोग का लास्ट हुआ था कि अगर धातु तनु अम्ल के साथ में अभिक्रिया कर दोनों को मिलाते हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनेगा। चलो आज देखो, आज हम लोग का है कि आयनिक यौगिक के गुणधर्म। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि आयनिक यौगिक गुणधर्म बता। अब आयनिक यौगिक के गुणधर्म बताने के लिए सबसे पहले क्या जानना जरूरी है बताओ? सबसे पहले ये समझना होगा कि ये आयनिक यौगिक होता क्या है, तब ना समझ में आएगा कुछ हो। जैसे मान लो अरे यार हम लोग को नबीनगर जाना है, पहले घर पे प्लान करना पड़ेगा ना कि टंडवा साइड से शॉर्ट पड़ेगा कि कुटुम्बा साइड से शॉर्ट पड़ेगा। और जैसे शॉर्ट पड़ेगा हम लोग निकल पड़ेंगे। क्वेश्चन ये है कि आयनिक यौगिक गुणधर्म क्या होते हैं, तो इसके पहले हम लोग को जानना पड़ेगा आयनिक यौगिक होता क्या है। इसके लिए हम लोग को चौथा पॉइंट सबसे पहले पढ़ना होगा। चौथा पॉइंट तो क्या बोल रहा है कि देखो आयनिक यौगिक जो होते हैं ना वो जलीय विलयन, यानी कि जलीय विलयन का मतलब कि ये पहले बात कि जल में घुला हुआ रहता है। आयनिक यौगिक हमेशा जल में घुला हुआ रहता है और गलित रूप में विद्युत का चालन करते हैं, मतलब कि जल में मिक्स रहते हैं। बोल सकते हैं कि आयनिक यौगिक जो होता है वो जल में क्या होता है? मिक्स होते हैं। और जब ये जल में मिक्स होते हैं तो इनसे करंट प्रवाह हो सकता है। देखो क्या लिखा हुआ है कि जो आयनिक यौगिक जलीय विलयन और मतलब कि जलीय विलयन में रहते हैं, यानी कि जल में घुले हुए रहते हैं और गलित रूप में रहते हैं, मतलब कि गलित रूप का मतलब उसमें घुला मिला। और ये अच्छा पॉइंट है कि विद्युत का चालन, यानी कि जब ये आयनिक यौगिक जल में होते हैं तब ये विद्युत का चालन करते हैं, मतलब इससे करंट जा सकता है। परंतु अब एक्सेप्शन भी है, परंतु ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करता है। अगर आयनिक यौगिक तुम्हारा ये ठोस पोजीशन में है तो करंट क्या होगा? इससे नहीं जाएगा। लेकिन जैसे ये आयनिक यौगिक पानी में विलयन रूप में है इससे करंट आ सकता है। अब हम लोग समझते हैं कि आयनिक यौगिक का ये भौतिक प्रकृति क्या होता है। भौतिक प्रवृत्ति का मतलब इसका पोजीशन अवस्था क्या होता है। तो ये ठोस होते हैं। पहली बात कि ये आयनिक यौगिक जो होते हैं वो ठोस होते हैं। अब यहाँ भी बोल रहा था कि आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते हैं, लेकिन जैसे ही आयनिक यौगिक जल में विलीन होते हैं, पानी में जैसे मिक्स होते हैं, उसमें कैसे करंट प्रवाहित हो सकता है। वही बोल रहा है कि आयनिक यौगिक की भौतिक प्रकृति क्या होता है। तो ये ठोस होते हैं, कठोर भी होते हैं और भंगुर होते हैं। याद है एक स्टूडेंट भंगुर बोल रहा था कि भंगुर का मतलब क्या होता है? भंगुर का मतलब सिंपल, भंगुर का मतलब होता है जो आसानी से टूट जाए, आसानी से टूट जाए। जहाँ में ये नहीं पूछा कि भंगुर किसे कहते हैं, लेकिन हम लोग को जानना जरूरी है भंगुर होता क्या है। जैसे हम लोग जब धातु धातु के अंतर जब लिखेंगे तो वहाँ पे ये पॉइंट लिख सकते हैं कि धातु भंगुर नहीं होते हैं। भाई धातु को तुम आसानी से तोड़ देगा, जैसे लोहा धातु है टूट जाएगा? नहीं टूटेगा। तो धातु क्या होते हैं? भंगुर नहीं होते हैं। भंगुर का मतलब होता है जो बिल्कुल ही आसानी से टूट जाए, मतलब ये कमजोर होता हो, कमजोर होता होगा। ये बोल रहा है कि जो ये आयनिक यौगिक जो होते हैं, जो इसकी भौतिक प्रकृति होता है, ये ठोस होते हैं, कठोर भी होते हैं
और भंगुर भी होते हैं, मतलब कि कमजोर होते हैं। दूसरा पॉइंट, गलनांक एवं क्वथनांक। गलनांक क्वथनांक किसको पता है, कौन बता सकता है? चलो देखो हम बता रहे हैं। गलनांक का मतलब होता है कि जैसे हम लिए पहले बर्फ का गलनांक बिंदु क्या होता है, कितना होता है? बर्फ का गलनांक बिंदु कितना डिग्री सेल्सियस होता है, कोई बता सकता है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है। जैसे समझना, ये हमारा मान लो थर्मामीटर, ऐसे होता है ना, ठीक है। अरे थर्मामीटर जो भी मान लो, थर्मामीटर मत मानो, ऐसे मानो, हाँ मान लो। तो ये है मान लो -10, -5, -5 डिग्री, मतलब डिग्री सेल्सियस, ठीक है, डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, फिर हो गया 10, फिर हो गया 20, और थोड़ा सा आगे बढ़ा के हम लोग क्या इसको 100 कर लेते हैं एक ही बार में, ठीक है, 100 कर लेते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ जाएगा ये क्वथनांक और ये गलनांक आ गया। गलनांक और क्वथनांक होता क्या है? ये बर्फ मान लो हम बर्तन में रख दिए, ठीक है, एक का मतलब कढ़ाई बोल सकते हैं हम लोग अपना भाषा में, और चूल्हा पे बैठा दिए और नीचे से हीट करना शुरू कर दिए। चलो इमेजिनेशन ही कर लेते हैं। ठीक है ना, कढ़ाई, अब इसमें डाल दिए बर्फ, क्या डाल दिए? बर्फ, और नीचे से क्या लगा रहे हैं हम लोग? आग। ये आग है तो लाल, खतरा रखो, नीचे से आग लगा रहे हैं इतना मनी। तो मान लो ये बर्तन हीट होगा, बर्फ हमेशा माइनस में होता है, मतलब इतना ठंडा होता है कि इसका सेल्सियस माइनस में रहता है। सियाचिन एक जगह का नाम है, सियाचिन एक जगह का नाम है। और सियाचिन में इतना ठंड पड़ता है कि वहाँ आलू ना ठोस बन जाता है। आलू सियाचिन, रशियन दिख रहा है, अच्छा रसिया बोल रहे हो? नहीं रसिया नहीं है, हमको नहीं पता, लेकिन एक सियाचिन एक जगह का नाम है। ये कौन से स्टेट में पड़ता है, कौन सा देश में पड़ता है अभी माइंड से बाहर है, बट एक सियाचिन जगह का, जैसे हमारा भारत जगह का नाम है ना, वैसे सियाचिन एक जगह का नाम है। लेकिन वहाँ पे इतना ठंडा गिरता है, तो आलू जो होता है ना, आलू पूरा पकड़ बन जाता है, पूरा मजबूत हो जाता है, फोड़ के लोग वहाँ खाता है, आलू को फोड़ के खाता है। कैसे हुआ? सिर्फ ठंडा की वजह से। ऐसे सियाचिन जगह का नाम है, ठीक है। ये भैया रसिया नहीं है, ठीक है, सियाचिन है। ये रसिया में नहीं पड़ता है, तो ये जैसे इसको हीट मिला, टेम्परेचर मिला, गर्मी मिला, तो मान लो बर्फ का जो टेम्परेचर था वो था मान लो -30 डिग्री, ठीक है। बर्फ का जो टेम्परेचर था वो था -30 डिग्री सेल्सियस, लेकिन जैसे ही गर्म होगा वो घट के कितना आ गया? मान लो 10 डिग्री सेल्सियस। जैसे हीट होता गया, अभी भी देखो 30 डिग्री सेल्सियस पे था, कितना आप जला लो, ये बर्फ अभी बर्फ ही है। बहुत 1 घंटा तक जलाया, 30 डिग्री से 10 डिग्री तक आ गया, फिर भी बर्फ अभी पिघलेगा नहीं, अभी बर्फ ही रहेगा। लेकिन ये जैसे और गर्म करते गए, ये आ गया 0 डिग्री टेम्परेचर सेल्सियस, मतलब जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। अब ये बर्फ पानी बनना शुरू होगा, मतलब कि पानी का गलनांक बिंदु कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्वथनांक बता रहे, गलनांक बता रहे। गलनांक का मतलब था गलना। तो ये बर्फ कब पानी बनना शुरू हुआ? 0 डिग्री सेल्सियस पर। जब इसको टेम्परेचर हम लोग हीट करते गए, तो एक ऐसा समय आया कि टेम्परेचर कितना हो गया? माइनस से आ गया प्लस में भी नहीं, मतलब 0 पर आ गया। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ क्या हुआ? पानी बनना शुरू हो गया। इसको और हीट करते गए तो आगे चल के 100 डिग्री सेल्सियस पे आ गया।
80 डिग्री भी सेल्सियस रहेगा पानी उड़ेगा नहीं, 90 भी आ जाएगा हीट पानी उड़ेगा नहीं, लेकिन जैसे 100 डिग्री सेल्सियस आया पानी अब वाष्प बनना शुरू हो गया। वाष्प का मतलब उड़ना शुरू हो गया। जैसे अरे घर में हम लोग का चावल बनता है ना तसला में मतलब निकलता है ऐसे ऐसे ऐसे, वो भाप होता है ना, तो पनिया ही तो उड़ रहा होता है। ऐसा करो तुम कभी देखना जाकर पानी चढ़ा दो अदन वाला और उसमें चावल डालना ही मत है पहले समझो, चावल मत डालना और तुम 2 घंटा 3 घंटा आग जलाते रहो। एक समय ऐसा है कि उसमें पानी नहीं दिखेगा, सारा का सारा क्या होगा उड़ जाएगा। तो पानी का गलनांक बिंदु कितना सॉरी क्वथनांक बिंदु कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि बर्फ का गलनांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो अब समझ में आया गलनांक और क्वथनांक क्या होता है। मतलब कि आयनिक यौगिक का गलनांक बिंदु और क्वथनांक बिंदु दोनों अधिक होता है। मतलब कि इसको ठोस से लिक्विड लाने के लिए भी टेम्परेचर बहुत अधिक चाहिए और लिक्विड आने के बाद में गैस बनने के लिए भी टेम्परेचर क्या चाहिए ज्यादा चाहिए। इसलिए एक ही बार लिखा हुआ है कि गलनांक और जो क्वथनांक बिंदु होता है किसका आयनिक यौगिक का वो बहुत ही अधिक होता है, बहुत अधिक। तो गलनांक और क्वथनांक समझ में आ गया ना। चलो आगे बढ़ते हैं। घुलनशीलता हम लोग पढ़ रहे आयनिक यौगिक के बारे में ना, घुलनशीलता। तो जल में घुलनशील होते हैं, मतलब जो आयनिक यौगिक होते हैं, जैसे कि यहाँ भी हम लोग समझे थे कि आयनिक यौगिक का मतलब क्या होता है जो जल में आसानी से मिल जाए विलयन को। तो ये बोल रहा है कि जल में घुलनशील तो होते हैं आयनिक यौगिक, लेकिन जो पेट्रोल होता है जो केरोसिन तेल होता है उसमें नहीं घुलते। ऐसे समझो हम लोग तेल में कड़ुआ सॉरी पानी में कड़ुआ तेल डालते हैं, क्या घुलता है छटा जाता है। सेम वही कंडीशन है कि जो आयनिक यौगिक होता है वो जल में तो घुल जाएगा लेकिन पेट्रोल और केरोसिन में नहीं घुलेगा। तो अब आयनिक यौगिक चारों पॉइंट समझ में आ गया। चारों समझने के लिए हम लोग को पहला क्या समझना था कि आयनिक यौगिक होता क्या है। तो यह आयनिक यौगिक जलीय विलयन है, मतलब ये जल में आसानी से घुल जाता है और ये जल में गलित अवस्था में होता है, मतलब कि मिक्स के रूप में होता है, लेकिन ये ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते। और जैसे ये विलयन अवस्था में होते हैं वहां पे विद्युत का चालन करते हैं। ये तो हम लोग आयनिक यौगिक का छात्र हैं। अब आगे आता है हम लोग धातु को प्राप्त कैसे करते हैं। जैसे लोहा ये सब धातु है, एल्युमिनियम है, मैग्नीशियम है, धातु है, आया कहाँ से, हम लोग प्राप्त करते कैसे है। कैसा तो नहीं है ना कि पेड़ में से तोड़ के लेकर आ गए। अब हम लोग को देखना है तो धातुओं को प्राप्ति 3 तरीके से किया जाता है। याद रखना ये भी इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा, लेकिन ये वाला ये और ये अभी जो बताएंगे NaCl का निर्माण ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग खनिज होता क्या है, एग्जाम में पूछा वो क्वेश्चन है। तो पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से उपस्थित तत्वों एवं यौगिकों को हम खनिज कहते हैं। इसका मतलब कि हमारे जो इन्वायरमेंट में हमारे आसपास जितने भी सारे प्राकृतिक चीजें, प्राकृतिक चीज का मतलब प्राकृतिक का मतलब खुद से बना, जिसको किसी ने नहीं बनाया, वो खुद हमको मिला है, अपने आप मिला है। जैसे लोहा क्या कोई बनाता है, जमीन खुदता है तो वहाँ पे निकलता है लोहा, सोना, चांदी, जो भी मतलब धातु होता है। तो पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से जितने भी सारे उपस्थित तत्व और यौगिक हैं हम लोग उसको सभी को क्या बोलते हैं, खनिज बोलते हैं। आगे अयस्क क्या होता है, अयस्क ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है और ज्ञान में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो वे खनिज जब अयस्क पूछेगा तो लिखना वे खनिज जिनमें धातु अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ऐसे समझो कि हम धरती खोदें, मतलब हम लोग धरती में गड्ढा किए और हमको बहुत सारा पदार्थ मिला धरती के अंदर से, लेकिन वैसे मतलब बहुत पदार्थ का मतलब ये थोड़ी कि सब खनिज ही मिलेगा। हो सकता है कुछ अपशिष्ट पदार्थ भी मिलेगा, कुछ खराब भी मिलेगा जो हमारे काम का नहीं हो। तो वे खनिज जिनमें धातु अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, मतलब कि धरती के नीचे से निकला और उसमें धातु बहुत ज्यादा मात्रा में था, जिसको निकालना क्या होता है बिल्कुल ही लाभकारी होता है। मतलब कि वो हमारे जिंदगी का हिस्सा है, हमको आज नहीं तो कल काम आएगा।
तो वैसे चीज जिनमें धातु की मात्रा अधिक होता है, जिसे निकालना आसान होता है, हम लोग उसे क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। ऐसे समझो यार कि मतलब देखो हम लोग आलू जब कोड़ते हैं ना, आलू जब कोड़ते हैं तो आलू जब निकालते हैं तो देखो उसमें बहुत सारे आलू होता है, कोई कोई गला हुआ भी होता है, कोई अच्छा भी होता है। तो अच्छा हम लोग क्या करते हैं? रख लेते हैं, और गला हुआ क्या करते हैं? बस वही चीज है कि जब हम लोग धरती खोदे तो बहुत सारा पदार्थ मिला, लेकिन जो धातु के रूप में है, मतलब या हो सकता है लोहा होगा, सोना होगा, चांदी होगा, मैग्नीशियम होगा, एल्युमिनियम होगा, जो धातु के रूप में है उसे हम लोग क्या करते हैं? निकाल लेते हैं, बाकी सबको साइड कर देंगे। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अयस्क कहते हैं। सिंपल, समझ में आ गया? अगला है गैंग। अब ये गैंग क्या होता है? गैंग से मतलब एक और होता है ना, गैंग, गैंगस्टर जिसको बोलते हैं। गैंगस्टर नहीं होता है, गैंगस्टर होता है, गैंगस्टर। तो गैंगस्टर बनने से कोई फायदा नहीं है, लॉरेंस बिश्नोई मत बनो, ठीक है? हम लोग एग्जाम निकालना है। तो गैंग का मतलब जैसे ऐसे समझो, इसको पहले एग्जाम्पल के थ्रू बता रहे, अपने आप ये समझ में आ जाएगा। फिर आलू वाला एग्जाम्पल लेते हैं। आलू कोड़े, क्या आलू उसमें से साफ साफ निकलता है, माटी निकलता है, माटी उसमें बहुत सारा क्या होता है? माटी होता है। तो हम लोग माटी को क्या करते हैं? साफ करते हैं ना। उसके बाद लेकर, तो माटी अशुद्धिया हुआ ना, अशुद्धिया का मतलब कि उसमें माटी लगल है, रेत लगल होगा, तो वो अशुद्धिया होता है, मतलब कि वो खराब होता है। तो हम लोग क्या करते हैं? साफ करते हैं, आलू को घर लेके जाते हैं, उसी को गैंग कहते हैं। समझ में आ गया? अब यहाँ पे समझो, पृथ्वी से निकाले गए अयस्कों में जब ये अयस्क निकला, मान लो जब नीचे से लोहा निकला तो प्योर लोहा, उसमें बहुत सारा मिट्टी लगल होगा, रेत लगल होगा, बालू लगल होगा ना ऐसा। तो पृथ्वी से निकाले गए जिसमें अयस्क होता है, तो जो पृथ्वी से निकाले गए जितने भी अयस्क होते हैं, जिनमें मिट्टी लगा हुआ होता है, रेत लगा हुआ होता है, मतलब जिनमें अशुद्धियां पाई जाती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। समझ में आया? अयस्क और गैंग। किसी को डाउट है तो बोलो। हाँ, किसी को डाउट है बोलो। तुम लोग को डाउट बोलना है, मतलब समझ में आया कि नहीं आया? वो पूछ रहे हैं। नहीं आया होगा तो बोलना है, चाहे कोई भी हो। यहाँ तक समझ में आ गया ना अच्छा से? चलो अब आते हैं NaCl का निर्माण। ये सोडियम क्लोराइड का निर्माण कैसे होता है भाइयों? जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये सोडियम क्लोराइड को हल्के में मत लियो। अरे आप लोग छुट्टी है 1 से 8 तक। हाँ 1 से 8 तक आज क्लास होगा। 60 का नाम मिलता है, पता नहीं कम दाम वाला लेते हैं सर। हाथ से जाने होता है ना, लाइव फेविकोल से सटा के लेके आएंगे पर तो 1 महीने की किस माप पे तो गाड़ी मार देंगे, बोर्ड खराब हो जाएगा। नहीं लोग इस खराब जगह पे रहा ना करता ये तो मारेंगे तो ये में अंदर पूरा घुसा देंगे तब मार के एक सुता में। चलो देखो, हम लोग सोडियम क्लोराइड का निर्माण, यानी कि Na का मतलब होता है सोडियम और Cl का मतलब होता है क्लोरीन, दोनों मिलकर सोडियम क्लोराइड बनाता है। ये बनता कैसे है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ध्यान देना कि सोडियम Na, सोडियम का परमाणु संख्या होता है 11 और परमाणु भार होता है 23। सोडियम का परमाणु संख्या होता है 11 और परमाणु भार होता है 23। एक चीज याद रखना, हम लोग भारी वस्तु कहाँ लेके चलते हैं? नीचे या फिर यहाँ लेके चलना आसान होता है? भारी वस्तु देखो, हम लोग ऐसे लेके चलना आसान होता है कि हम लोग ऐसे लेके चलना आसान होता है? ऐसे लेके चलना आसान होता है भारी वस्तु। तो भारी वस्तु में से कहाँ रहता है? ऊपर है, ऊपर। और हल्का वस्तु में से कहाँ रहता है? नीचे। समझ में आ गया? ऊपर वाला में से भार रहता है, नीचे वाला संख्या रहता है। संख्या मतलब रहता है परमाणु संख्या, ऊपर वाला परमाणु भार। तो सोडियम का परमाणु संख्या 11 और इसका भार 23।
अब आते हैं क्लोरीन। क्लोरीन का परमाणु संख्या होता है 17, परमाणु भार होता है 23, 35 होता है, 35 होता है। अब ध्यान देना कि एक मतलब जो बोरबर ये सब साइंटिस्ट बने, उनका कहना है कि इन लोग के बाहरी कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ये बहुत अच्छा है, नहीं समझ में आया तो ये मिस कर जाएगा तुम लोग 3 से 4 नंबर। बाहरी कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन होना चाहिए इसकी जो होना चाहिए समझो 2 8 8 होना चाहिए सबका, इसका भी होना चाहिए 2 8 8। ऐसे समझो, संयोजकता नहीं समझ में आ रहा है बाहर में जाए, आसान बना देते हैं। देखो ये मतलब वैज्ञानिकों का कहना है कि जो बड़े बड़े साइंटिस्ट जो फिजिक्स के बारे में, केमिस्ट्री के बारे में बताया, उनका कहना है कि पहला बार में 2 रोटी खाता है, दूसरा बार में कितने रोटी खाता है, तीसरे बार में भी 8। सबको नियम है, सबका नियम है, जितने भी सारे तत्व हैं सबका नियम है कि 2 8 8। एक बार में 2 रोटी खाता है, दूसरा का बार 8 का नियम है, और तीसरा का बार भी मतलब ऐसे समझो सुबह में तुम 2 रोटी तुमको खाना है, नियम है सबके लिए नियम है। दोपहर में 8 रोटी खाना है, शाम में 8 रोटी खाना है। अब आगे देखना, जब इसका परमाणु संख्या 11 होता है तो जब 2 8 8 का ये जो नियम है, 2 8 8 का नियम, तो ध्यान देना पहली कक्षा में कितना आया 2, दूसरी कक्षा में कितना आना चाहिए 8, 8 और 2 कितना हुआ 10। अब इसका कितना बचा 11 बचा, एक बचा ना, एक, ठीक है। होना कितना चाहिए 2 8, लेकिन हुआ कितना 2 8, क्योंकि 8 2 10 अब 1 11। इसका कितना होगा, होना चाहिए 2 8 8, लेकिन होगा कितना 2 8 7, नहीं होगा 8 2 10 और 7 17। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आया सर? एक बार बेकार हो गया है, एक बार सब बेकार हो गया मतलब घटा दिया 2 बार ठीक है ना आंटी में, हां एक ही को जोड़े आप एक बार बेकार। देखो नियम ये कहता है कि भैया सुबह तुमको 2 रोटी खाना है, दोपहरिया में 8 रोटी खाना है, और शाम में भी 8 रोटी खाना है, ये नियम है। लेकिन तुमको दोपहरिया में 2 रोटी मिला, सॉरी सुबह में तो 2 रोटी तुमको मिल गया, दोपहरिया में 8 रोटी मिल गया, और शाम में घट गया, तुमको 1 की रोटी मिला, उतना ही काम है। लेकिन चाहिए कितना 8, लेकिन तुमको मिला कितना 1। यहाँ तो कोई डाउट? अब आगे यहाँ भी सेम कंडीशन है, मिलना चाहिए 2 8 8, मिला कितना 2 8 7, 2 8 शाम वाला मामला घट जा रहा है। अब ध्यान देना, जाहिर सी बात है कि तुम लोग दोनों पात में बैठे हुए हैं, तो नीतीश ना 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 अब तुम लोग होटल में बैठे हुए हो, ठीक है, कैसे रहते हैं क्या सर? लैला मजनू, लैला मजनू, तो याद तुम लोग होटल में खा रहे हो, और नियम है कि तुम लोग 2 समोसा खाएगा, उसके बाद 8 समोसा खाएगा, उसके बाद फिर कितने समोसा 8 खाएगा। लेकिन जैसे ये होटल वाला आया तुम्हारे पास समोसा लेके, मान लो लैला को कितने घट रहा था, कितने घट रहा था 7 घट रहा था, और मजनू को कितने घट रहा था, कितने घट रहा था 1 घट रहा था। लैला लड़का होता है ना, भैया लैला को यहाँ रखो जब मामला आएगा, लैला को यहाँ रखो और मजनू को यहाँ रखो। अब ध्यान देना, मजनू को कितना समोसा घट रहा है, लैला को कितना समोसा घट रहा है। अब होटल वाला आया तो जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है कम किसको घट रहा है,
तो भैया लैला को मजनू कहेगा कि ऐसा करो लैला कि भैया हमको तो 7 गो समोसा घट रहा है, बहुत ज्यादा, तुमको एक घट रहा है, तो क्यों ना तुम ही एगो ले लो। एक उस जो होटल वाला आया उसके पास एक ही समोसा था प्लेट में, एक ही समोसा था, ठीक है। तो अब एक मजनू खाता कि लैला खाता, तो जाहिर सी बात है किसको कम घट रहा था, लैला को। अब वैसे भी भैया मजनू लैला के चक्कर में तो बर्बाद रहता है, खिलाएगा तो लैले को ना, इसको 7 घट रहा है, इसको 1 घट रहा है, तो भैया होटल वाले के बोलेगा कि भाई साहब आप मेरे मजनू को 1 समोसा दे दीजिए, हम नहीं खाएंगे। हाँ सॉरी, मजनू बोलेगा लैला को 1 समोसा दे दीजिए, क्योंकि लैला नाराज नहीं होना चाहिए, वरना शाम से कॉल फिर बंद हो जाएगा। तो भैया 1 समोसा होटल वाला किसको पूरा कर देगा, किसको पूरा कर देगा, लैला को। तो अब लैला को कितना हो गया, पहले से था 2 8 7, अब लैला को कितना हो गया 2 8 8, लेकिन भैया मजनू के तो घट गया, मजनू को कितना हो गया 2 और 8, क्योंकि 1 तो दे दिया लैला को, समझ में आया, 1 तो दे दिया लैला को, क्योंकि भैया इसके पास अभी अब 1 नहीं रहा, वो अपना 1 किसको दे दिया, हाँ लैला को। अब ये बम आराम से 2 8 8 भर पेट, अभी बेचारा भूखे है। अक्सर ऐसा होता है, अक्सर ऐसा, ये सही बोल रहा है, 100% होता है कि भैया ये सब कुछ दे देगा, इसको सब कुछ दे देगा, जहाँ की जान देने की भी बात करता है, क्योंकि नहीं देना चाहिए। खाने पीने तो दूर की बात है भाई, जान देने तक दोनों मत देना, पागल। ध्यान ले लेना लेकिन देना मत। अब ध्यान देना यहाँ पे, एक ये दिया इसको, यानी कि सोडियम एक दिया किसको, कैल्शियम। सोडियम किसको दिया, कैल्शियम, क्लोरीन है, सोडियम किसको दिया। अब एक चीज हम लोग का नियम चलता है, हम लोग का नियम क्या चलता है, ध्यान देना, हम लोग का नियम चलता है, हम लोग का नियम ये चलता है कि अगर हम लोग अपने पास से, अगर अपने पास से किसी को कुछ देते हैं, मान लो हम लोग अपने पास से, मान लो मेरे पास था 2 रुपया, ठीक है, किसी को 1 रुपया दे दिए, तो मेरे पास माइनस में हो गया ना, हम देते हैं तो हम माइनस में चले जाते हैं ना, तो कितना बचा मेरे पास, -1 रुपया, ठीक है। सोडियम ने क्या किया, दान दिया, किसको, क्लोरीन को, सोडियम क्लोरीन को दे दिया ना, दिया ना सोडियम, तो सोडियम अगर क्लोरीन को दिया तो सोडियम तो माइनस में हो गया, और क्लोरीन क्या हुआ, क्लोरीन तो प्लस में हो गया, +1 में हो गया ना, लेकिन ये सोडियम क्या हुआ, 1 माइनस हो गया। ये हमारे यहाँ चलता है कि जो लेता है वो जो लेता है वो देता नहीं है, जो लेता है वो प्लस में होता है, और जो देता है वो माइनस में होता है। लेकिन केमिस्ट्री उल्टा चलता है, केमिस्ट्री कहता है कि भैया हम जिसको दिए तो हम प्लस में रहेंगे, और हमसे जो लिया वो माइनस में होगा। मतलब इसीलिए सोडियम के ऊपर +1 चार्ज लिखा हुआ होता है, कभी भी किताब और नोट्स में कभी देखना ऐसा होगा, सोडियम के ऊपर +1 चार्ज होता है, पता है क्यों, क्योंकि सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन किसको देता है, क्लोरीन को देता है, और कभी भी क्लोरीन के ऊपर देखना -1 चार्ज होता है, पता है क्यों, क्योंकि क्लोरीन 1 किससे लेता है, सोडियम से लेता है, तो जो लेता है वो सब उल्टा है, केमिस्ट्री में उल्टा चलता है, माइनस हो जाता है, जो देता है वो प्लस में दिखाता है, लेकिन हम लोग रियल लाइफ में क्या होता है, जो देता है वो माइनस में हो जाता है, और जो लेता है वो प्लस में हो जाता है, लेकिन यहाँ उल्टा चलता है। तो अब देखो पहले से घट रहा था इन लोग को, पहले से क्या था कि 2 8 1 था, सोडियम भी अधूरा था क्योंकि 7 चाहिए था ना, अभी भी 7 कम था, क्लोरीन भी अधूरा था क्योंकि 2 8 7 था, लेकिन इन लोग एक दूसरे से क्या किए भैया, साझेदारी, क्या साझेदारी, साझेदारी करने के बाद अब प्रॉपर हो गया कि सोडियम के पास में कितना हो गया 2 और 8, और क्लोरीन के पास में कितना हो गया 2 8 8। हाँ एक चीज और देखना, 2 8 चलेगा, या तो तुम 2 रोटी सुबह खा लो भर पेट, या तो दोपहर वाला 8 रोटी खा लो, लेकिन शाम वाला जब भी खाना है 8 ही खाना है, नहीं खाना है तो कुछ नहीं खाना, एक भी नहीं खाना है।
2 को शोभा देगा, लेकिन तीसरा में आधा अधूरा शोभा नहीं देगा। इसलिए अब इसका भी 2 8 हो गया सोडियम का, अब इस क्लोरीन का भी 2 8 8 पूरा हो गया। अब एक दूसरे से साझेदारी करके NaCl का निर्माण हो गया, सोडियम क्लोराइड का निर्माण हो गया। तो समझ में आया सोडियम क्लोराइड का निर्माण कैसे होगा? डाउट क्वेश्चन पूछता है कि सोडियम क्लोराइड का निर्माण कैसे होता है, यानी कि सोडियम क्लोराइड का निर्माण कैसे होता है। अब तो आज छापेगा तो तुम्हारा क्या होगा, जब नोट्स पलटेगा तो तुम्हारे माइंड में कहानी चलना शुरू हो जाएगा, तो याद आ जाएगा फटाक से। ये होता है डायग्राम और किसी को लिखने का फायदा। डायग्राम बना बना के नोट्स, ये फायदा होता है बनाने से कि जब तुम नोट्स पलटेगा ना तो देखिएगा फिगर, तुम्हारे माइंड में कहानी चलना शुरू हो जाएगा। अब कहानी चलना शुरू हो गया तो आंसर तुमको मिल गया, आंसर तक पहुंच गया। ये होता है फायदा। तो सोडियम क्लोराइड का निर्माण कैसे हो गया, समझ में आ गया ना? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, लेकिन बहुत आसान भाषा में समझाया ना, बिल्कुल देहाती वाला था अपना भाषा। ठीक है, तो यार जात की बात मत करता भाई। ठीक है, चलो इसको